तो अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, उसी असाइनमेंट का जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखो, कंसीडर ए वन डायमेंशनल फ्री पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, वन डायमेंशनल फ्री पार्टिकल है जिसका मास m है, हुज पोजीशन एंड मोमेंटम एट टाइम t इक्वल टू 0 आर गिवन बाय द x नोट एंड p नोट। ठीक है, एक m मास का पार्टिकल है, वन डायमेंशनल, ठीक है, वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, जिसका t इक्वल टू 0 पे पोजीशन x0 एंड मोमेंटम p0 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट देखो ए पार्ट जो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ p एट टाइम t एंड शो दैट और ये हमें शो करना है जो एवरेज वैल्यू ऑफ xt है, एवरेज वैल्यू ऑफ xt इट इज p नोट टी स्क्वायर बाई m, p नोट टी स्क्वायर बाई m, ओनली t बाई m आएगा, आई थिंक ये ओनली t बाई m आएगी, प्लस x नोट, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है और ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एवरेज वैल्यू ऑफ p। देखो हमें पता है अनसर्टेनिटी रिलेशन से, अनसर्टेनिटी रिलेशन क्या है, टाइम इवेल्यूशन ऑफ, अनसर्टेनिटी रिलेशन ही टाइम इवेल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू, टाइम इवेल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। कोई ऑपरेटर हमारे पास, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का हम टाइम इवेल्यूशन निकाल रहे हैं, तो ये आएगा 1/i(h क्रॉस ah), इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये हमारे पास है, प्लस da/dt, सॉरी ये हमारे पास है टाइम इवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब हमें कैलकुलेट करना है पीटी, जो एवरेज वैल्यू ऑफ पीटी क्या है। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है वो वन डायमेंशनल फ्री पार्टिकल है, तो फ्री पार्टिकल में पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, ओनली इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी जो हैमिल्टोनियन होगा p²/2m, हैमिल्टोनियन होगा इसका ओनली p²/2m, क्योंकि पोटेंशियल 0 होगा क्योंकि फ्री पार्टिकल है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास du/dt 1/i(h क्रॉस p²/2m, और ये जो ऑपरेटर है मोमेंटम ऑपरेटर, ये जो p मोमेंटम ऑपरेटर है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। ठीक है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो ये क्वांटिटी 0 होगी हमारे पास, ये भी 0 होगा हमारे पास। तो हम कह सकते हैं जो p t है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, और कांस्टेंट क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे वो p नोट, t इक्वल टू 0 पे ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो थ्रू आउट द टाइम जो मोमेंटम है वो p नोट ही रहेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा pt, किसी टाइम t पे जो मोमेंटम का एवरेज होगा वो होगा हमारे पास p नोट। सेकेंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है, शो दैट xt इक्वल टू p नोट t बाई m प्लस x नोट, ये हमें शो करना है। तो कैसे शो करोगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, d/dt x 1/i(h क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x h dx/dt। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से देखो क्या आएगा, 1/i(h क्रॉस x कैप p²/2m dx/dt, तो ये आएगा 1/i(h क्रॉस x p², 2m बाहर आ जाएगा, x p² और 1/2m h क्रॉस x p² का क्या आएगा हमारे पास, 2p(i(h क्रॉस, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, i(h क्रॉस से i(h क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p/m। ठीक है, और ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि ये एक्सप्लिट जो पोजीशन ऑपरेटर है
जो पोजीशन ऑपरेटर हमारे पास एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, जो ऑपरेटर है वो खुद टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा dx/dt। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये p(m)t प्लस सम कॉन्स्टेंट t इक्वल टू 0 पे x की जो वैल्यू है वो x0 है, तो इसको पुट करोगे c की वैल्यू x0 आ जाएगी, तो हमारे पास xt आ जाएगा p/m(t) प्लस x0। ये हमारे पास xt होगा। ये जो इक्वेशन होगी इसे हम एरनफेस्ट इक्वेशन भी कहते हैं, फर्स्ट एरनफेस्ट इक्वेशन। एरनफेस्ट इक्वेशन भी कहते हैं। dx/dt वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है ये, वेलोसिटी एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, और ये आएगा एवरेज ऑफ p/m। ठीक है, तो ये फर्स्ट एरनफेस्ट थ्योरम होगी। अब इसमें बी पार्ट देखो, हमें शो करना है d/dt x² एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल टू 2px प्लस आयोटा h क्रॉस बाय m। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, ये शो करना है हमें। सेकंड पार्ट बी पार्ट देखो, इसका बी पार्ट क्या है हमारे पास, d/dt x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये क्या आना चाहिए हमारे पास, 2p कैप x कैप बाय m प्लस आयोटा h कट बाय m। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टाइम इवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू 1 बाय आयोटा h क्रॉस x² p² बाय 2m हैमिल्टोनियन। ठीक है, प्लस dx² बाई dt² dt, ये तो जीरो ही आ जाएगा हमारे पास, एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। 2m x² p² को क्या लिख सकते हैं हम, x² p² को, तो x² p² का हमने निकाला होगा कम्यूटेशन कभी ना कभी। x² p² का जो कम्यूटेशन आएगा x p² प्लस x p² का हमें पता है 2 आयोटा h कट p प्लस 2 आयोटा h कट p x, तो ये आएगा 2 आयोटा h कट x p x लिख लो इसको। ठीक है, ये बेसिकली पी एक्स है, या डायरेक्ट p लिख लो, कोई नहीं, वैसे x डायमेंशन में ही है। ठीक है, सिंगल डायमेंशन में पार्टिकल मूव कर रहा है, प्लस पी एक्स, इसको कई बार कैपिटल x से भी लिख देते हैं, एक्स पी प्लस पी एक्स, ये ऑपरेटर है सभी। ठीक है, ये होगा हमारे पास x² p², तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा h कट एक्स पी प्लस पी एक्स, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू 2 आयोटा h कट से 2 आयोटा h कट कैंसिल हो जाएगा 1 बाय m। अब ये आ जाएगा हमारे पास एक्स पी प्लस पी एक्स, और हमें पता है एक्स पी होता है आयोटा h कट। ठीक है, ये होता है हमारे पास एक्स पी माइनस पी एक्स आयोटा h कट, हमें किसकी फॉर्म में लेके आना, पी एक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो एक्स पी को लिख देंगे आयोटा h कट प्लस पी एक्स, एक्स पी को लिख दिया हमने आयोटा h कट प्लस पी एक्स, यहाँ लिख देंगे हम एक्स पी को लिख दिया हमने, ये कम्यूटेशन नहीं है, अब ये ब्रैकेट है। ठीक है, अब कम्यूटेशन नहीं है, एक्स पी को लिख दिया हमने पी एक्स प्लस आयोटा h कट प्लस पी एक्स, ये आ जाएगा 2 पी एक्स प्लस आयोटा h कट बाय, ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो वही जो पुरानी कम्यूटेशन रिलेशन है तुम्हें याद होनी चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उससे हम कैलकुलेट कर लें, और हमें ये तो ऑब्वियसली पता ही है, जो इसमें सेकंड पार्ट है d/dt ऑफ p², ये जो सेकंड पार्ट है
ये जीरो ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पी स्क्वायर का पी स्क्वायर के साथ कम्यूटेशन होगा और ये जीरो होगा हमारे पास। ठीक है, अब इसमें सी पार्ट हमें वो भी शो करना है। देखो सी पार्ट क्या है हमारे पास, सी पार्ट है हमारे पास, सो दैट द पोजीशन एंड मोमेंटम फ्लक्चुएशन आर रिलेटेड बाय द, show that the position and the fluctuation of position and momentum delta x square is equal to 2 delta p square बाय, तो हमें यहाँ पे देखो पता है डेल्टा एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, डेल्टा एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी टी डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो तो क्या आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा इसका डेरिवेटिव डी बाई डी टी एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस इसका जब डेरिवेटिव लो 2 एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स ऑब्वियसली डी एक्स बाई डी टी, उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे टाइम के साथ, ये आ जाएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा। ये देखो ये जो रिजल्ट है ये हमने कैलकुलेट किया था पहले। ठीक है, फर्स्ट जो पिछला पार्ट था उसमें कैलकुलेट किया था डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये हमने कैलकुलेट किया था 2 बाई एम पी एक्स प्लस आयोटा एच कट बाई एम, ये हमने प्रूफ किया था। तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे 2 बाई एम पी एक्स प्लस आयोटा एच कट बाई एम माइनस 2 एक्स, और इसको हमने प्रूफ किया था पी बाई एम एरनफर्स्ट थ्योरम से, पी बाई एम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है दोबारा, इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना है, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव दोबारा लोगे तो हमारे पास ये दो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये क्वांटिटी बचेगी, इसका डेरिवेटिव दोबारा लोगे डी बाई डी टी ठीक है, इसका डेरिवेटिव दोबारा लोगे तो ये आएगा हमारे पास 2 बाई एम डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स प्लस 0 माइनस 2 बाई एम डी बाई डी टी एक्स पी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, इसका तो अलग अलग कर लेंगे हम। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका देखो ये टर्म क्या आएगी हमारे पास डी बाई डी टी पी एक्स, ये हम दोबारा इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू अप्लाई करेंगे 1 बाई आयोटा एच क्रॉस पी एक्स पी स्क्वायर बाय 2m फ्री पार्टिकल के लिए इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाय आयोटा एच क्रॉस, इसको जब सॉल्व करोगे ये क्या आएगा हमारे पास पी बाहर आ जाएगा एक्स पी स्क्वायर बाय 2m प्लस पी स्क्वायर बाय 2m एक्स, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू 1 बाय आयोटा एच कट एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स पी स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 1 बाय 2m बाहर आ जाएगा, 1 बाय 2m बाहर आ जाएगा, एक्स पी स्क्वायर आएगा हमारे पास 2 आयोटा एच कट पी। ठीक है, ये 0 आ जाएगा हमारे पास, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू 2 आयोटा एच कट से 2 आयोटा एच कट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा पी बाई एम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी बाई एम, ये वाली जो क्वांटिटी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक पी बाहर भी है, एक पी बाहर भी है, तो एक पी यहाँ बाहर भी होगा, तो पी स्क्वायर बाई एम आएगा, ये आएगा हमारे पास पी स्क्वायर बाई एम, इसको लिख देंगे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर बाय एम। अब देखो इस टर्म को हम कैलकुलेट करते हैं, इस टर्म को, ये टर्म क्या है हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ एक्स पी,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो डी बाय डी टी एक्स का करेंगे, पी को बाहर रख लेंगे, फिर एक्स को बाहर रख लेंगे, पी का करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास पी बाय एम पी। ये हमें कैलकुलेट किया हुआ है पहले से, और ये है हमारे पास 0, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर बाय एम। तो इसको लिख देंगे -2 बाय एम पी होल स्क्वायर बाय एम। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 बाय एम कॉमन आ गया, पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, 2 बाय एम स्क्वायर कॉमन आ गया, पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, पी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। और इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं 2 बाय एम स्क्वायर डेल्टा पी होल स्क्वायर। ये आ जाएगा डी बाई डी टी डी स्क्वायर डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ये रिलेशन। ठीक है, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर डेल्टा एक्स होल स्क्वायर 2 बाई एम स्क्वायर डेल्टा पी होल स्क्वायर। ठीक है, पहले देखो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद सेकंड डेरिवेटिव में हम जो भी क्वांटिटी होगी उनका सभी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का इवैल्यूएशन करके कैलकुलेट करेंगे। पी एक्स का इवैल्यूएशन किया हमने, एक्स पी का अलग से इवैल्यूएशन किया हमने, एक्स का इवैल्यूएशन अलग से किया, एक्स स्क्वायर का इवैल्यूएशन अलग से किया, सभी का इवैल्यूएशन किया। ठीक है, इवैल्यूएशन का मतलब टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, एक्स कैसे चेंज हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैसे चेंज हो रहा है, पी एक्स कैसे चेंज हो रहा है, ये कैसे चेंज हो रहा है, ये अलग अलग क्वांटिटी का टाइम इवैल्यूएशन किया। ठीक है, उस फॉर्मूले से, और सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यदि इसको हमें तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर 2 बाई एम स्क्वायर डेल्टा पी स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करो दोनों तरफ तो आएगा डी बाई डी टी डेल्टा एक्स स्क्वायर 2 बाई एम स्क्वायर डेल्टा पी स्क्वायर इंटू टी प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, सी और टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 के ऊपर हमारे पास जो सी की वैल्यू होगी, देखो ये तो कॉन्स्टेंट होगा हमारे पास डेल्टा पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस पी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होल स्क्वायर, ये है हमारे पास डेल्टा पी। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे सी की वैल्यू क्या आएगी, टी इक्वल टू 0 पे सी की वैल्यू आएगी डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एक्स 0 होल स्क्वायर। ठीक है, सी की वैल्यू टी इक्वल टू 0 पे सी की वैल्यू आएगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एक्स 0 होल स्क्वायर। तो इसको दोबारा हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा डेल्टा एक्स होल स्क्वायर 2 बाई एम स्क्वायर डेल्टा पी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई 2, और सी हमारे पास ये सी है, ये इसका इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा पी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स नॉट स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंट और आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारे पास आएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा हमारे पास डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही, खुद सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, 6 से तो काफ़ी ईजी है। ठीक है, 6 के कंपैरिजन में काफ़ी ईजी है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7 खुद ट्राई करना, बहुत ईजी है, सिमिलर इसी टाइप का है। देखो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में देखो ये जो तुम्हें वेव फंक्शन गिवन है साई इक्वल टू हाफ साई नॉट प्लस आयोटा साई 1, इट इज़ नॉट हाफ देयर। यहाँ पे जो ये है 1/√2 है। ठीक है, 1/√2 है, वेयर साई नॉट एंड साई 1 आर दी नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन। 1/2 से आंसर सही नहीं आएगा, 1/√2 से सही आंसर आएगा। ठीक है, ये गलती से 1/2 लिखा गया है यहाँ पे। corresponding to ground state and first excited state respectively, we have to find the expectation value of Hamiltonian. ठीक है, in the state psi, expectation value of Hamiltonian हमें फाइंड करनी है। ये फॉर्मूला होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू का साई एच साई साई। पहले नीचे वाले टर्म हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ब्रा वेक्टर लेंगे इसका 1/√2 साई 0 माइनस आयोटा साई 1, ये ब्रा वेक्टर होगा, आयोटा टर्म माइनस आयोटा हो जाएगी, साई 0
प्लस आयोटा साई 1। जब इसको सॉल्व करेंगे साई 0 का साई 0 के साथ प्रोडक्ट होगा 1/2 आ जाएगा, 1/√2 इंटू 1/√2 माइनस आयोटा स्क्वायर साई 1 तो इट विल कम आउट 1/2 प्लस 1 तो 3/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है, ऊपर वाली टर्म देखो साई एच साई, पहले एच का साई के साथ प्रोडक्ट करो 1/√2 एच साई नोट प्लस एच आयोटा साई 1। एच को साई नोट पे अप्लाई करेंगे तो ई नोट आएगा हमें गिवन एनर्जी, ई नोट साई नोट। एच को साई 1 पे अप्लाई करेंगे तो ई1 एनर्जी आएगी। ठीक है, ई नोट साई नोट ई1 साई 1। अब इसका ब्रा वेक्टर लेंगे, इसके साथ ब्रा वेक्टर लेंगे, ये ब्रा वेक्टर हमारा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे साई नोट वाले टर्म को तो 1/√2 इंटू ई नोट बाई √2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर ई1। ठीक है, ये हमारे पास आयोटा, ये आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर ई1, तो ये आ जाएगा ई नोट बाय 2 प्लस ई1। ठीक है, प्लस ई1, और यदि इसको डिवाइड करेंगे साई साई से तो 3/2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 एलसीएम ले लेंगे, ई नोट प्लस 2 ई1 अपॉन 3, ये आंसर होगा। और ये जो तुम्हारा आंसर होगा ये होगा डी। ठीक है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा यहाँ पे। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहाँ पे याद रखना 1/√2 है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 9 ये है, इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर साई नॉट साई 1 एंड साई 2 आर द रिस्पेक्टिवली ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड ऑर्थोगोनल टू वन अनदर। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल भी है। साई 1 एंड साई 2 टू स्टेट डिफाइंड बाय दो स्टेट हमें साई 1 और साई 2 गिवन है। साई 1 इज इक्वल टू साई नॉट -2 साई 1 प्लस 3 साई 2 एंड साई 2 इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, साई नॉट माइनस साई 1 प्लस अल्फा साई 2। तो हमें क्या फाइंड करना है? वेयर अल्फा इज कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर साई 2 इज ऑर्थोगोनल टू साई 1। ठीक है, यदि ये इसके ऑर्थोगोनल है तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ऑर्थोगोनल है तो मतलब ये 0 आएगा। ठीक है, साई नोट का साई नोट के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, कोई आयोटा वाली टर्म नहीं है, -2 साई 1 3 अल्फा साई 2 ये 0 के इक्वल है। तो 1 - 2 प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो 3 अल्फा इज इक्वल टू 2 - 1 अल्फा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अल्फा आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 1/3। ऑप्शन देखो मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ऑप्शन है सी, आंसर सी आएगा। यहाँ कोई मिस्टेक की है हमने, देखो क्या मिस्टेक की है, माइनस माइनस ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये -3 आएगा, अल्फ़ा -1 आएगा। ठीक है, अल्फ़ा आएगा -1, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की थी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास? ए फ्री पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग x डायरेक्शन एट t इक्वल टू 0 द नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। t इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल का नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन है विच इज़ गिवन बाय दिस 1/2 पाई अल्फा टू द पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 अल्फा स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 4 अल्फा स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? अल्फा इज कॉन्स्टेंट, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वेव फंक्शन हमें गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, और इसी में ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है इसी क्वेश्चन में। तो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकलेगी? तो ये नॉर्मलाइज्ड है ना, हाँ, ये जो वेव फंक्शन है ये क्वेश्चन में गिवन है, इट इज़ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन।
तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का क्या फॉर्मूला था, साई पी साई 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 नॉर्मलाइज है तो नीचे वाली क्वांटिटी तो ऑब्वियसली 1 होगी, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है और ये होगा क्या इंटीग्रेशन फॉर्म में, साई स्टार पी कैप साई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डी एक्स, 1 डायमेंशन में है। देखो ये क्या आएगा हमारे पास, साई स्टार लेंगे पहले 1/2 पाई अल्फ़ा टू द पावर 1/2 आ जाएगा, ये टोटल दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साई स्टार लेंगे तो ये आएगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स, ठीक है। मोमेंटम ऑपरेटर होगा हमारे पास माइनस आयोटा एच क्रॉस टी बाई डी एक्स और ये होगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स, ठीक है, डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आयोटा एच कट को बाहर ले लो, माइनस 2 पाई अल्फ़ा टू द पावर हाफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, सेम ही आएगा, प्लस मल्टीप्लाई में एक टर्म और आ जाएगी हमारे पास -2x 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस आयोटा, ये टर्म आ जाएगी डी बाई डी एक्स, ठीक है। ये इससे आयोटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, आयोटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये 2 आएगा हमारे पास इंटू -2x बाई 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस आयोटा डी एक्स। इन दोनों को अलग अलग कर दो, -2 माइनस एक्स बाई 2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू e टू द पावर -2x स्क्वायर बाई 4 अल्फ़ा स्क्वायर, ये टर्म प्लस आयोटा e टू द पावर -2x स्क्वायर बाई 4 अल्फ़ा स्क्वायर डी एक्स। ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि ये ओड है फंक्शन, x डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आ रहा है और ये सिमेट्रिक है लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कोई भी सिमेट्रिक लिमिट हो L टू L माइनस L टू L और ओड फंक्शन हो अंदर तो ये जीरो होगा इंटीग्रेशन। ये ओड फंक्शन है, x है, एक्स स्क्वायर ये तो पॉजिटिव है, ये तो इवन है, लेकिन x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओड का इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड ही रहेगा, तो ओड फंक्शन का ये इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। इसको हमें सोल्व करना, आयोटा को बाहर ले जाओ, आयोटा स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच कट ओवर 2 पाई अल्फ़ा टू द पावर हाफ और जीरो से इन्फिनेटिव कर देंगे इसको, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव है, जीरो से इन्फिनेटिव कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 अल्फ़ा स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करना है, इसका एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने इन जनरल, तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा, जीरो से इन्फिनेटिव एक्स की पावर n e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने तुम्हें, गामा n प्लस 1/2 2 इंटू ए टू द पावर n प्लस 1/2, ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। इसका यूज़ करना है हमें, n की वैल्यू है यहाँ पे 0, इसको जब कंपेयर करेंगे n की वैल्यू होगी 0, 2h कट ओवर 2 पाई अल्फ़ा टू द पावर हाफ, जब इसको कंपेयर करेंगे n की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है -1/2 अल्फ़ा स्क्वायर, तो n की वैल्यू 0 प्लस 1/2 गामा 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 अल्फ़ा स्क्वायर और n की वैल्यू 0 प्लस 1/2 तो हाफ, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये आएगा हमारे पास 2h कट ओवर √2 इंटू रूट पाई इंटू रूट अल्फ़ा इंटू गामा हाफ रूट पाई होगा इंटू 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/अल्फ़ा, √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा h कट रूट अल्फ़ा, ये आंसर होगा हमारे पास, h कट रूट अल्फ़ा, बी ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही हमें एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इस टाइप से इसको सॉल्व करना है, ऐसे ही हमें एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो देखो, जैसा कि हमने अभी तक 11 क्वेश्चन कर लिए असाइनमेंट में, जो हमारा असाइनमेंट था,
ठीक है। असाइनमेंट हम डिस्कस कर रहे थे, असाइनमेंट 3 डिस्कस कर रहे थे, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। 11 क्वेश्चन तक कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन में हमने जो 11th क्वेश्चन था तुम्हारा, उसमें हमने कैलकुलेट किया था एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पार्टिकल एनर्जी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सॉरी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। जो 10th नंबर क्वेश्चन था, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट खुद करनी है, वो तुम्हें एक बस इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, बाकी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो इसी असाइनमेंट में क्या है, ए पार्टिकल इज इन नॉर्मलाइज स्टेट साई। ठीक है, एक पार्टिकल है इन नॉर्मलाइज स्टेट साई विच इज सुपर पोजिशन ऑफ एनर्जी आइगन स्टेट, और जो स्टेट साई है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच इज सुपर पोजिशन ऑफ टू एनर्जी आइगन स्टेट। कौन कौन सी एनर्जी आइगन स्टेट का सुपर पोजिशन है, ई नॉट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरी स्टेट कौन सी है, ई वन इज इक्वल टू 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग जो स्टेट है उनका सुपर पोजिशन है साई। द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय इस 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एवरेज वैल्यू है एनर्जी की वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें, द स्टेट साई इज गिवन बाय, ये जो स्टेट साई है ये क्या फॉर्म होगी इसकी, हमें वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इस स्टेट को हमने देखो, हमें पता है हमें ये साई कैलकुलेट करनी है, साई की तुम्हें ए बी सी ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये जो साई है ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेट है, C1 ई नोट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, प्लस C2 E1 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, C1 और C2 हमने कोफिशिएंट ले लिए यहाँ पे। ठीक है, ये कांस्टेंट ले लिया हमने, और हमें ये भी पता है ये जो साई है नॉर्मलाइज्ड है। साई नॉर्मलाइज्ड का मतलब है यहाँ पे जो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, क्योंकि जो साई है वो नॉर्मलाइज स्टेट है, तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। ठीक है, और एवरेज वैल्यू का यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है हमें। एवरेज वैल्यू का क्या फॉर्मूला गिवन है, एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला है हमारे पास साई एच कैप साई अपॉन साई साई, ये एवरेज एनर्जी है। और इसको हम इन जनरल ऐसे भी लिख सकते हैं EIPI, ये एवरेज एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पे दो स्टेट है, फर्स्ट स्टेट के लिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी C1 स्क्वायर, दूसरे स्टेट के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी C2 स्क्वायर। ठीक है, C1 स्क्वायर इंटू, और फर्स्ट स्टेट की जो एनर्जी है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, प्लस C2 स्क्वायर इंटू जो दूसरे स्टेट की एनर्जी है वो है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो एवरेज एनर्जी है वो हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे 2, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, इन दोनों को सोल्व करके हम फाइंड कर लेंगे C1 और C2 की क्या वैल्यू है। C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड C1 स्क्वायर प्लस 3C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये 3C2 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 2C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो C2 आएगा हमारे पास 1/2, तो ये आ जाएगा 1/√2, C2 आ जाएगा हमारे पास 1/√2, C2 1/√2 आ जाएगा, तो C1 भी हमारे पास आ जाएगा 1/√2। C1 और C2 आ गए हमारे पास 1/√2 1/√2, तो साई होगा हमारे पास 1/√2 ई नॉट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1/√2 E1 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये जो आंसर है ये माइनस प्लस में भी दे सकता है। ठीक है, ये जो स्टेट है यदि ये माइनस में हो लेकिन प्लस, ये दोनों स्टेट हो सकती है। यहाँ पे इसने माइनस वाले दिया हमें, माइनस वाले भी सही होगी क्योंकि वहाँ पे भी एवरेज एनर्जी और प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे माइनस ले लो तुम, प्लस ले लो, एक ही बात होगी। दोनों के लिए ये जो हमारे आइगन वैल्यू है सेम आएगी, 20 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्रोबेबिलिटी है वो उनका जो सम है वो 1 होगा। चाहे माइनस स्टेट ले लो चाहे प्लस स्टेट ले लो, ऑप्शन में माइनस दिया तो माइनस वाले पे टिक कर देंगे हम, और हमें प्लस दिया तो हम प्लस वाले पे टिक कर देंगे। ठीक है, दोनों सही है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में माइनस वाली स्टेट दी है, तो हम -D ऑप्शन है वो यहाँ पे सही होगा, ये गेट में पूछा गया क्वेश्चन।
ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फंक्शन गिवन बिलो रिप्रेजेंट द बाउंड स्टेट आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर। देखो असाइनमेंट में तुम्हें क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फंक्शन गिवन बिलो रिप्रेजेंट द बाउंड स्टेट आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर माइनस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ये ऑपरेटर दिया है हमें, ठीक है। इन रीजन, किस रीजन में बात कर रहा है, इन रीजन एक्स जीरो टू इन्फिनिटिव की बात कर रहा है, ठीक है। विद आइगन वैल्यू -4, विद आइगन वैल्यू -4। इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इसका आइगन फंक्शन है, ये जो ऑपरेटर है इसका आइगन फंक्शन है। ये जो चार ऑप्शन दिए इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इसका आइगन फंक्शन है, जिसकी आइगन वैल्यू -4 है। तो फर्स्ट देखते हैं हम डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये ऑपरेटर है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट आइगन फंक्शन हमारे पास a0 e⁻²x। जब इसको ऑपरेट करेंगे -a0 e⁻²x का 2 × 2 e⁻²x, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दो बार तो 2 × 2 4 आगे आ जाएगा -4 a0 e⁻²x। तो वही सेम स्टेट आ रही है हमारे पास जो हमने अप्लाई की थी और ये आइगन वैल्यू मिल रही है। तो यही फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा हमारे पास, ठीक है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है और वो होंगे भी नहीं क्योंकि वहाँ पे आइगन वैल्यू कुछ अलग आएगी। तो ये जो हमारे पास a0 e⁻²x है, ये वाला है जो a0 e⁻²x, ये हमारे पास आइगन फंक्शन होगा -d²/dx² का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है वो गेट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखो, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन पोटेंशियल एट t = 0 इज गिवन बाय। t = 0 पे हमें वेव फंक्शन दिया गया है पार्टिकल का x0, इट इज़ गिवन फॉर वन डायमेंशनल, ठीक है। वन डायमेंशनल पोटेंशियल के लिए जो हमें वेव फंक्शन दिया गया 1/√15 2 psi0 x minus psi1 x. This is the wave function we have given where psi0 and psi1 are the ground state and first excited state of the particle with the corresponding energy E0 and E1. इसके corresponding energy है E0 and E1, ठीक है। और जो psi0 and psi1 है ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारे पास आइगन फंक्शन है। द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय। टी टाइम पे पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होगा, हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। हमें टी टाइम पे बताना है जो पार्टिकल है उसका वेव फंक्शन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे जो psi0 है और psi1 है वो हमारे पास आइगन फंक्शन है, ठीक, ग्राउंड स्टेट के लिए और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो हमें यहाँ पे बताना है टी टाइम के बाद जो पार्टिकल है उसका वेव फंक्शन क्या होगा, ठीक है। टी टाइम के बाद हमें रिप्रेजेंट, देखो ये हमें पता है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है टी टाइम के बाद जो पार्टिकल का वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा। यदि ये जो साई स्टेट है वो नॉर्मलाइज्ड है हमारे पास, तो टी टाइम के बाद जो पार्टिकल का वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास। देखो इसमें डायरेक्ट हमें क्या करना है, देखो हमने जब सॉल्यूशन लिखा था, स्टेशनरी स्टेट का सॉल्यूशन लिखा था, हमें पता है जो टोटल वेव फंक्शन होता है साइन e⁻⁻iota ENT/h×, ये हमारे पास टोटल सॉल्यूशन होता है टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए, फॉर टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो यदि हम इसको लिखें C1 psi1, यह आएगा e⁻⁻iota E1t/h×, C2 psi2 e⁻⁻iota E2t/h×, इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। तो सिमिलर तरीके से यदि लिखेंगे, हमें एनर्जी आइगन वैल्यू दी है E0 एंड E1, तो ये जो टी टाइम पे हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा वो ये होगा हमारे पास 1/√15 2 psi0 x e⁻⁻iota E0 t/h× माइनस psi1 x e⁻⁻iota E1 t/h×। अब इनमें से देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। हमारे पास जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, कॉमन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि अलग अलग है एनर्जी आइगन स्टेट, ठीक है। और थर्ड भी नहीं हो सकता,
डी ऑप्शन ही सही होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा इन्होंने, ठीक है। ये भी गेट में पूछा गया है क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फ्री पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद लीनियर मोमेंटम पी। फ्री पार्टिकल है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद लीनियर मोमेंटम पी, ठीक है। द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल नॉर्मलाइज्ड इन लेंथ इज इक्वल टू, वेव फंक्शन हमें पूछ रहा है, पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होगा, नॉर्मलाइज किया हुआ वेव फंक्शन पार्टिकल का क्या होगा, वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब देखो हमें पता है पार्टिकल का मोमेंटम p है, मोमेंटम ऑपरेटर हमें पता है क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स वन डायमेंशन के लिए। अब यदि हमें वेव फंक्शन को हमने साई मान लिया, मान लो हमारा जो वेव फंक्शन है वो साई है, जो मोमेंटम को दे रहा है हमें, जिसकी वजह से हमें मोमेंटम मिल रहा है साई, और p हमें मोमेंटम मिल रहा है, p आइगन वैल्यू है और साई, ठीक है। और ये जो साई है ये आइगन स्टेट है, आइगन स्टेट ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर की आइगन स्टेट है, ठीक है। जो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है उसकी आइगन स्टेट होगी साई। अब देखो इसको साई पे अप्लाई किया हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी साई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, पी साई ओवर माइनस आयोटा एच कट, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम इसको, तो इसको लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे डी साई बाय डी साई बाय साई इज इक्वल टू, आयोटा को ऊपर ले जाएंगे, आयोटा पी ओवर एच कट, पॉजिटिव हो जाएगा आयोटा ऊपर जाके, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास लॉग साई इज इक्वल टू आयोटा पी एक्स ओवर एच कट प्लस सम कॉन्सेंट, ठीक है। सम कॉन्सेंट आ जाएगा, सम कॉन्सेंट को सी लिख लो, और हमें पता है एक्स इक्वल टू 0 पे मान लो जो वेव फंक्शन है वो साई नोट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो साई नोट वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा हमारा लॉग साई नोट, ये आ जाएगा हमारे पास सी, ठीक है। इसकी वैल्यू लॉग साइन, सी की वैल्यू लॉग साई नोट यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास लॉग साई इक्वल टू आई पी एक्स बाई एच कट प्लस लॉग साई नोट, तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा साई नोट ई टू द पावर आयोटा पी एक्स बाई एच कट, ये आएगा हमारे पास वेव फंक्शन। अब इसको हमें नॉर्मलाइज करना है, साई नोट नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, साई नोट है नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, साई नोट है नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, इसको नॉर्मलाइज करेंगे साई स्टार साई डी एक्स, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है, 0 से l, ठीक है। लेंथ l में हमें नॉर्मलाइज करना है 0 से l तक, डी एक्स इक्वल टू 1, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। जब ये अप्लाई करेंगे ये आएगा साई नोट स्टार साई नोट, ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो वो ऐड होकर 1 हो जाएगा, 0 टू l इक्वल टू 1, और ये कॉन्सेंट है साइन नोट स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/l, ठीक है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे dx का तो x आएगा, x की जगह लिमिट लगाएंगे l आ जाएगा, तो साइन नोट आ जाएगा हमारे पास 1/√l, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल वेव फंक्शन आएगा वो आएगा 1/√l ई टू द पावर आयोटा पी एक्स बाई एच कट, ये हमारे पास टोटल वेव फंक्शन आएगा, ठीक है। और ये देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पे जो ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा वो डी मैच कर रहा है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका डी। ये भी गेट में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, ये भी गेट में पूछा गया है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, इन नॉर्मलाइज वेव फंक्शन साई 1 एंड साई 2 कोरस्पॉन्ड टू ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए पार्टिकल इन ए पोटेंशियल, यू आर गिवन इंफॉर्मेशन दैट द ऑपरेटर ए एक्ट ऑन द वेव फंक्शन ए साई 1 पे जब एक्ट करता है, ये हमें गिवन है। ए साई 1 जब ए साई 1 पे ऑपरेट होता है तो हमें साई 2 मिलता है, और ए साई 2 पे ऑपरेट होता है तो हमें साई 1 मिलता है, दिस इज गिवन। और साई 1 और साई 2 है नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए फॉर द स्टेट, हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है ए फॉर गिवन स्टेट, ये हमें एक स्टेट गिवन है, कौन सी स्टेट गिवन है, साई इक्वल टू 3 साई 1 प्लस 4 साई 2 अपॉन 5। इस स्टेट के लिए हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है ए की। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो इन जनरल फॉर्मूला है हमारे पास वो है साई ए साई
अपॉन साई साई। पहले नीचे वाले टर्म हम कैलकुलेट कर लेते हैं, साई साई। तो साई साई करेंगे तो 1/25 पहले ही आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा 3 साई 1 प्लस 4 साई 2, और इनका जो इनर प्रोडक्ट लेंगे हम, वो लेंगे 3 साई 1 से प्लस 4 साई 2 से, और ये नॉर्मलाइज्ड है स्टेट। ठीक है, नॉर्मलाइज स्टेट है। अब इसको सॉल्व करेंगे अपने, ये क्या आएगा हमारे पास 1/25, साई 1 का साई 1 के साथ प्रोडक्ट होगा 9 आएगा प्लस 16। ठीक है, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये स्टेट नॉर्मलाइज्ड है, ये जो हमें गिवन स्टेट है ये नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, क्योंकि इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो 1 आ रहा है। तो हमें सिर्फ अब क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है साई ए साई कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें ए साई कैलकुलेट कर लेते हैं। ए साई कैलकुलेट करने के लिए ए को हमें ऑपरेट करवाना होगा साई पे, और ए को साई पे ऑपरेट करवाने के लिए मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 साई 1 ये स्टेट है, 4 साई 2। देखो कई बार इसमें कैट लिखेगा नहीं, लेकिन हम कैट लगा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, वो डिराक नोटेशन में, डिवाइड बाई 5। जब 1/5 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। जब ये साई 1 पे ऑपरेट होगा तो हमें साई 2 मिलेगा, और जब ये साई 2 पे ऑपरेट होगा तो हमें साई 1 मिलेगा। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ए साई 1 ए साई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब इसका हम ब्रा वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, साई ए साई का। जब ब्रा वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 5 तो दोनों बाहर ही है, 1/5 और हमारे पास जो स्टेट थी वो ब्रा वेक्टर था 3 साई 1 प्लस 4 साई 2। इसके साथ हम इसका इनर प्रोडक्ट कर देंगे, और ये हमारे पास 3 साई 2 प्लस 4 साई 1, इसके साथ इनर प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/25। अब साई 1 का इसके साथ होगा, 3 चौके 12 साई 1 साई 1। अब साई 2 का इसके साथ होगा, 4 3 12 साई 2 बाकी टर्म 0 हो जाएगी, साई 1 साई 2 0 हो जाएगा, साई 2 साई 1 0 हो जाएगा। तो ये आएगा 24/25। जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा हमारे पास 0.96। ठीक है, तो आंसर होगा हमारे पास डी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, डी आंसर होगा इसका। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइगन फंक्शन ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो साई 1 है एंड साई 2, इसी क्वेश्चन का पार्ट है 16 नंबर का। ये जो साई 1 और साई 2 स्टेट है, ठीक है, हमें अब गिवन है ए साई 1 इक्वल टू साई 2 और ए साई 2 इक्वल टू साई 1 हमें गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये कह रहा है हमें अलग अलग साई 1 और साई 2 क्या दोनों ए स्क्वायर का आइगन फंक्शन होंगे, सिर्फ साई 2 होगा साई 1 नहीं होगा, सिर्फ साई 1 होगा साई 2 नहीं होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ए स्क्वायर साई 1 यदि हम ऑपरेट करें तो क्या आता है हमारे पास, इसको ये लिख सकते हैं ए इंटू ए साई 1, और इसको ये लिख सकते हैं हम ए साई 1 को साई 2 के साथ ऑपरेट करेंगे तो ए साई 2 को दोबारा करेंगे तो ये आएगा साई 1। मतलब जो ए स्क्वायर है वो साई 1 का आइगन, जो साई 1 है वो ए स्क्वायर का आइगन फंक्शन है विद आइगन वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली ए स्क्वायर को जब साई 2 पे ऑपरेट करवाएंगे अपने तो ये आएगा ए इंटू ए साई 2, और ए साई 2 साई 1 होगा और ए साई 1 साई 2 होगा। तो मतलब सिमिलरली हम कह सकते हैं जो ए स्क्वायर है वो साई 2 का भी आइगन फंक्शन है विद आइगन वैल्यू 1। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 17, मतलब ऑप्शन ए सही होगा इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारे पास, कंसीडर दैट द वेव फंक्शन ऑफ ए डायमेंशनलेस हार्मोनिक ऑसिलेटर हुज हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय। एक डायमेंशनलेस हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसका हैमिल्टोनियन हमें गिवन है p²/2 प्लस x²/2। डायमेंशनलेस का मतलब यहाँ पे जो भी हमारे पास मास टर्म है और जो यहाँ पे k टर्म है, ओमेगा टर्म है, वो सभी 1 है, उन सभी को हमने 1 कंसिडर किया है। ठीक है, इसका जो हैमिल्टोनियन है वो हमें ये गिवन है p²/2 प्लस x²/2 एट t इक्वल टू 0 द वेव फंक्शन इज गिवन बाय दिस। एट t इक्वल टू 0 हमें जो वेव फंक्शन है वो गिवन है साई x0 इक्वल टू 1/√π 8π e⁻⁻x²
लीनियर कॉम्बिनेशन दिया है ये दो वेव फंक्शन का। रूट नेक्स्ट है 18 पाई, रूट 18 पाई 1 माइनस 2x² e⁻−x²/2। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द ऑसिलेटर वेव फंक्शन एट एनी लेटर टाइम t। किसी और समय पर हमें इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है, हमें t टाइम पे हमें जो वेव फंक्शन है उसका एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये जो वेव फंक्शन है, देखो जब हम डिस्कस करते हैं कोई भी पार्टिकल है, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है, इसमें जो टोटल वेव फंक्शन होता है पार्टिकल का वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ये है, ठीक है, और ये हमारे पास है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट वाला नहीं है, ये सेकंड वाला है। जब हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे वहाँ पे तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। तो इससे पहले हमें इसको नॉर्मलाइज करना होगा, इस वेव फंक्शन को हमें आइगन स्टेट की फॉर्म में लिखना होगा। देखो हमें पता है जो साई x0 है उसको हम ऐसे लिखते हैं C1 साई 0 या C0 साई 0, C1 साई 1 प्लस C2 साई 2। ठीक है, और ये जो साई 0 है ये नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट है, नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट मतलब बेसिस वेक्टर है ये, नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट या बेसिस वेक्टर जो कंप्लीट सेट फॉर्म करती है। लेकिन सिर्फ वन, अब हमें ये नहीं पता भाई 1/√8 पाई इंटू e⁻x²/2 ये कंप्लीट, इसमें से C1 पार्ट कौन सा है और ये जो साई नोट पार्ट है ये कंप्लीट क्या है। तो हम पहले साई नोट को नॉर्मलाइज करेंगे। तो हमने मान लिया जो साई नोट है हमारा वो है सम कॉन्सेंट ले लिया हमने e⁻x²/2। ये अभी तक हमें नॉर्मलाइज इन्होंने बताया नहीं भाई, ये जो e⁻x²/2 है या 1 - 2x² e⁻x²/2 है, ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, ये इन्होंने नहीं बताया। तो हमें पहले इनको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो इनको नॉर्मलाइज करने के लिए हमने ये साइन नोट ले लिया, सम कांस्टेंट ले लिया ए की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से -∞ से इन्फिनिटी साइन नोट स्टार साइन नोट dx = 1। ये हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। यहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी 2 आगे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और a² लिख देंगे इसको, a को e⁻x² आ जाएगा ओनली, क्योंकि 2x² बनेगा 2x²/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² dx = 1। ठीक है, तो a कितना आएगा हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे, 2a² = 0 से इन्फिनिटी e⁻x² dx। अब वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो काफ़ी यूज़ करते आ रहे हैं हम। कौन सा फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, 0 से इन्फिनिटी x⁻n e⁻ax² = गामा n + 1/2 अपॉन 2 a⁻n + 1/2। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 2a² इंटू, जब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे n की वैल्यू है 0। ठीक है, n की, क्योंकि x की पावर 0 लिख सकते हैं यहाँ पे हम, n की वैल्यू है 0 तो गामा हाफ, और यहाँ पे 2 इंटू, और a की वैल्यू है यहाँ पे 1, a की वैल्यू है 1 तो ये सिंपल 1 ही आ जाएगा 1। तो 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, और गामा हाफ होगा हमारे पास √π। तो a कितना आएगा हमारे पास 1/√π की पावर हाफ, मतलब π⁴, π⁴ ये a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो अब नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट होगी साई नोट, वो होगी 1/π⁴ e⁻x²/2। ये नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट होगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ अब ये नॉर्मलाइज नहीं थी, इसको हम उस नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट की फॉर्म में लेके आएंगे इस कंप्लीट टर्म को। ठीक है, ऐसे ही हमें साई 2 का करना है। जो हमारा जो सेकंड फंक्शन है वो साई 2 है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नहीं दी इन्होंने, सिर्फ डायरेक्ट सेकंड दी है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। ये सेकंड कैसे है, ये तुम जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे तब तुम्हें पता लग जाएगा ग्राउंड कौन सी होती है, फर्स्ट कौन सी होती है। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। तुम फर्स्ट मान के कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट मान के कर लो, लेकिन इसको साई 1 लिख लो, लेकिन फॉर्म तो वही रहने वाली है, लेकिन एक्चुअल में ये साई 2 है। ठीक है, अब इसको भी सम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं हम, सम कॉन्स्टेंट c ले लेते हैं, 1 - 2x² e⁻x²/2। अब इसको भी नॉर्मलाइज करते हैं हम, साई 2 स्टार साई 2
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1। जब इसको कैलकुलेट करेंगे वही फॉर्मूला यूज़ करना सेम जो इंटीग्रेशन का हमने फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ पे सी की वैल्यू आएगी, तुम इसको सॉल्व करना खुद, 1/√2 पाई टू द पावर 1/4, ये सी की वैल्यू आएगी। मतलब साई टू स्टेट आएगी हमारी जो नॉर्मलाइज स्टेट होगी 1/√2 पाई टू द पावर 1/4 इंटू 1 - 2x² e टू द पावर -x²/2, ये हमारे पास साई टू की वैल्यू होगी। ये नॉर्मलाइज आइगन स्टेट होगी। अब हमारी जो टोटल स्टेट है साई x = 0 पे, उसको हम नॉर्मलाइज आइगन स्टेट की फॉर्म में लिखेंगे। नॉर्मलाइज आइगन स्टेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको देखो, हमें गिवन स्टेट है वो है 1/√8 पाई e टू द पावर -x²/2 प्लस 1/√18 पाई e टू द पावर 1 - 2x² e टू द पावर -x²/2। इसको हमें इन दोनों की फॉर्म में लिखना है। देखो ये हमारे पास स्टेट थी ऊपर, ये स्टेट थी, इसको हमें नॉर्मलाइज आइगन स्टेट की फॉर्म में लिखना है। ये नॉर्मलाइज आइगन स्टेट है हमारी दोनों, तो 1/π⁴ 1/4 आना चाहिए साथ में। तो देखो 1/√8 अलग से लिख लिया, पाई टू द पावर हाफ है, इसको 1/4 और पाई टू द पावर 1/4 लिख दिया हमने, ठीक है, मल्टीप्लाई में आपस में, क्योंकि रूट पाई है, रूट पाई को हमने लिख दिया पाई टू द पावर 1/4 इंटू पाई टू द पावर 1/4 e की पावर x²/2 प्लस 1/√18 पाई है, इसको इस फॉर्म में लिखना है हमें। √18 को क्या लिख सकते हैं हम, √18 को क्या हम 2 × 9 लिख सकते हैं, √2 × 9, और पाई टू द पावर 1/4 इंटू पाई टू द पावर 1/4 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है, इंटू 1 - 2x² e टू द पावर -x²/2 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो ये जो √8 और पाई टू द पावर 1/4 को छोड़ दो, बाकी ये जो टर्म है ये कंप्लीट टर्म हमारे पास साइन नोट है जो नॉर्मलाइज स्टेट है, प्लस यहाँ पे √2 को छोड़ दो, √2 जो हमारी जो स्टेट है देखो, जो नॉर्मलाइज साई टू है वो √2 पाई टू द पावर 1/4 है, तो √2 पाई टू द पावर 1/4 को उसके अंदर लेके हम, तो साई टू एक्स लिख दिया उसको। और जो बाकी टर्म बची हमारे पास कौन सी बची, √9 इंटू पाई टू द पावर 1/4, तो 3 पाई टू द पावर 1/4। तो ये हमारे पास नॉर्मलाइज स्टेट की फॉर्म में हमारी अब स्टेट होगी, ये नॉर्मलाइज स्टेट की फॉर्म में अब, ठीक है, साई नोट और साई टू की फॉर्म में, नॉर्मलाइज स्टेट की फॉर्म में, ठीक। अब जो साई xt होगा वो हमारे पास होगा 1/√8 पाई टू द पावर 1/4 साई नोट x e टू द पावर -iota e0t/h। अब कंप्लीट फॉर्म लिख देंगे हम इसकी, समझ आया, ये देखो साई टू एक्स e टू द पावर -iota e2t/h, क्योंकि जब हम, जो हमारी कंप्लीट स्टेट होती है वो ये होती है, तुम्हें पता होगा हमने डिस्कस भी किया था, Cn साई n e टू द पावर -iota e/n/t/h क्रॉस स्टेशनरी स्टेट। अब यहाँ पे जो साई n होता है वो नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट होती है, नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट और आपस में ऑर्थोगोनल होती है। तो ये जो साई नोट और साई 1 है, ये साई 2 है, ये नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट है, ठीक है, और आपस में ऑर्थोगोनल भी है, ये साई नोट और साई 2 नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट है, इसकी फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। तो ये तो हो गया हमारा ए पार्ट, ठीक है, ए पार्ट हमने प्रूफ कर लिया। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी P0 टू फाइंड द सिस्टम इन एन आइगन स्टेट ऑफ द एनर्जी हाफ एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द सिस्टम इन एन आइगन स्टेट ऑफ एनर्जी 5/2, ठीक है। अब देखो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी जो एनर्जी होती है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो ये होती है, जब आगे हार्मोनिक ऑसिलेटर आएगा तब हम डिस्कस करेंगे, H क्रॉस ओमेगा। लेकिन H क्रॉस और ओमेगा की वैल्यू तो हमने 1 ले ली क्योंकि डायमेंशनलेस हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो ये डायरेक्ट एनर्जी होगी n+12, और जो ग्राउंड स्टेट के लिए जो एनर्जी होगी E0 वो होगी हाफ, और फर्स्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए जो एनर्जी होगी 5/2। तो यही क्वेश्चन में गिवन है, देखो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी P0 टू फाइंड द सिस्टम इन एन आइगन स्टेट ऑफ एनर्जी हाफ। एक ऐसी आइगन स्टेट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसकी एनर्जी हाफ हो, और एक ऐसी स्टेट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसकी एनर्जी 5/2। तो एनर्जी 5/2 कौन सी स्टेट की है, सेकंड स्टेट की, और एनर्जी हाफ की स्टेट की है, ग्राउंड स्टेट की। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब ये जो वेव फंक्शन है, क्या ये जो वेव फंक्शन है ये नॉर्मलाइज्ड है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं,
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द एनर्जी हाफ। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पी नॉट से लिख देते हैं, इसको हम लिखेंगे साई नॉट कंप्लीट साई होल स्क्वायर साई साई। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होगी। अब जब साई नॉट को जब इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे हम इसके साथ, साई नॉट का जब इनर प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, साई नॉट के साथ जब, तो ये इसके साथ सर्वाइव करेगा, बाकी टर्म जीरो हो जाएगी, मतलब 1/√पाई ऊपर वाली टर्म आएगी 1/√8 इंटू पाई टू द पावर 1/4 का होल स्क्वायर आएगा, और नीचे आएगा हमारे पास 1/8√पाई प्लस, ये कर लेना बहुत ईजी है, ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें यहाँ, ठीक है, डायरेक्ट इनर प्रोडक्ट लेना है हमें, ये साई साई का इनर प्रोडक्ट लेना है, और कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं काफ़ी। ये आएगा 9/70, और P2 आएगा हमारे पास जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी 5/2 है, वो आएगा साई टू साई होल स्क्वायर, क्योंकि नॉर्मलाइज कंप्लीट स्टेट नॉर्मलाइज नहीं है हमारी, जो कंप्लीट स्टेट है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है हमारी, ठीक है, लेकिन जो इंडिविजुअल स्टेट है इसके अंदर साइन एंड साई टू वो नॉर्मलाइज है, लेकिन ये जो कंप्लीट स्टेट है ये नॉर्मलाइज नहीं है, इसलिए नीचे वाले टर्म 1 नहीं आ रही हमारे पास, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 1/9√पाई अपॉन 1/8√पाई प्लस 1/9√पाई, ये आएगा 8/17, लेकिन जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी हमारी P0 प्लस P2 वो हमारी 1 होगी, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी हमारी वो 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या, द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल स्टेट साई आई ऑफ एन क्वांटम सिस्टम आर गिवन इन ए कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस। हमें जो साई आई के कंपोनेंट है वो गिवन है, साई आई खुद नहीं गिवन, साई आई के कंपोनेंट गिवन है इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर। क्या गिवन है, साई 1 साई आई हमें गिवन है I/√3, साई 2 साई आई हमें गिवन है √2/3, और साई 3 साई आई हमें गिवन है 0। ये हमें गिवन है, कंपोनेंट गिवन है हमें, बेसिकली वो खुद एनर्जी स्टेट नहीं गिवन, वो तो उसको लिख सकते हो तुम C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3, ऐसे लिख सकते हो इसको। इसके जो कंपोनेंट है इसको जब साई 1 से हम इनर प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, इसका साई 1 से करेंगे तो ये वाली टर्म हमें गिवन है, ठीक है, ये अलग अलग कंपोनेंट गिवन है हमें। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन ए स्टेट साई एफ हुज कंपोनेंट आर। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है साई एफ स्टेट के लिए, और जिसके भी हमें कंपोनेंट गिवन, वो खुद साई एफ स्टेट भी नहीं गिवन, उसके भी हमें कंपोनेंट गिवन है। साई 1 साई एफ इज इक्वल टू 1 प्लस I/√3 साई 2 साई एफ इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट, मतलब कंपोनेंट गिवन है उसके हमें 1/√16 आई थिंक, सॉरी √6 है, √6, ठीक है, साई 3 साई एफ विच इज़ गिवन एज 1/√6, ये हमें कंपोनेंट गिवन। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ साई एफ स्टेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन साई एफ स्टेट। तो देखो साई आई क्या होगा हमारे पास, साई आई होगा हमारे पास ये कंपोनेंट, ये मतलब C1 है, ये हमारे पास C2 है, ये हमारे पास C3 है, ठीक है। तो C1 होगा हमारे पास I/√3, ठीक है, और ये होगा हमारे पास साई 1 प्लस √2/3 साई 2 प्लस 0, ऐसे ही साई एफ होगा हमारे पास 1 प्लस I/√3 साई 1 1/√6 साई 2 1/√6 साई 3, ये सभी हमें गिवन होंगे। अब प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होगा साई एफ स्टेट के लिए, इनिशियली सिस्टम साई आई स्टेट में था, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे और साई आई का प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो साई एफ को साई आई के साथ जो फर्स्ट टर्म आएगी हमारी, इसका पहले साई एफ का हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। साई एफ का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा हमारे पास, या साई एफ का जो बड़ा वेक्टर होगा वो होगा 1 - I/√3 साई 1 प्लस 1/√6 साई 2 प्लस 1/√6
साई 3, ये हमारा इनर जो बड़ा वेक्टर होगा साई का। इसका इसके साथ हम साई आई के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 माइनस आयोटा बाई रूट 3 इंटू आयोटा बाई रूट 3। सेकेंड टर्म आएगी हमारे पास रूट 2 बाई 3 इंटू 1 बाई रूट 6, और थर्ड टर्म आएगी 0। ऐसे ही नीचे इसका खुद का हम इनर प्रोडक्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म आएगी हमारे पास, इसका जो बड़ा वेक्टर लेंगे, इसका जो बड़ा वेक्टर लेंगे साई आई का, साई आई का बड़ा वेक्टर होगा माइनस आयोटा बाई 3 साई 1 प्लस रूट 2 बाई 3 साई 2। साई 3 वाली टर्म तो 0 ही है। अब इसका खुद का इसके साथ ही प्रोडक्ट करेंगे, माइनस आयोटा का आयोटा के साथ, तो आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये रूट 3 है नीचे, तो 1/3 प्लस और 2/3 का 2/3 के साथ मतलब 2/3, तो ये नीचे वाली टर्म तो 1 ही आ जाएगी, नॉर्मलाइज्ड है स्टेट, साई आई नॉर्मलाइज्ड है स्टेट। ऊपर वाली टर्म क्या आएगी हमारे पास, 1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा, 1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा रूट 3 इंटू 3 आएगा, प्लस रूट 2 इंटू 6 इंटू 3, 6 3 18, तो 9 3 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा माइनस इसका स्क्वायर भी करना है हमें बाद में, देखो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1/9 का 3, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम ले लेंगे, आयोटा प्लस 2 होल स्क्वायर करेंगे तो आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 अपॉन 3 आयोटा प्लस 2/3, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको करो 1/9, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 5/9, ये आंसर होगा हमारे पास 5/9। ये जो प्रोबेबिलिटी होगी साई एफ स्टेट में होने की सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी हमारे पास 5/9। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, देखो, इफ द वेव फंक्शन ऑफ एन फॉर एन मैकेनिकल पार्टिकल इज गिवन बाय, वेव फंक्शन हमें गिवन है किसी मैकेनिकल पार्टिकल के लिए 3/5 साई 1x प्लस 4/5 psi 2x. This is the wave function we have given for mechanical particle where psi 1x and psi 2x are the eigen function with corresponding eigen values -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनके corresponding जो eigen वैल्यू है वो -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसके corresponding -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी eigen वैल्यू है और ये नॉर्मलाइज्ड eigen फंक्शन है। द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन स्टेट साई इज, हमें कैलकुलेट करनी है पार्टिकल की एनर्जी इन स्टेट साई इज। ठीक है, तो मतलब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। एनर्जी ऑपरेटर हम जब इस पे ऑपरेट करवाएंगे तो ये मिलेगा। अब पहले देख लो ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, साई ये आ जाएगा हमारे पास 9/25 16/25, ओके नॉर्मलाइज है ये। ठीक है, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, नीचे वाली क्वांटिटी 1 आ जाएगी। अब एनर्जी को साई पे ऑपरेट करवाओ एनर्जी ऑपरेटर को, तो हमें 3/5 -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी और सेम साई 1 स्टेट मिलेगी। ठीक है, प्लस 4/5 -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी और सेम साई 2 स्टेट मिलेगी। इसको कैट वेक्टर में भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, और अब इसका दोबारा इनर प्रोडक्ट लो इसी के साथ, इसके बड़ा वेक्टर के साथ, तो 3/5 इंटू 3/5 9/25 इंटू -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका इनर प्रोडक्ट साई 1x का साई 1 के साथ, और यह आएगा 16/25 -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका इनर प्रोडक्ट होगा साई 2 का साई 2 के साथ। साई 1 साई 2 0 हो जाएंगे और साई 2 साई 1 भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड है और ऑर्थो नॉर्मल है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -9/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 16 दूनी 32
बाय 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 25 कॉमन ले लिया, -9 -32 -41 बाय 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी, एवरेज एनर्जी वी आर गेटिंग। ठीक है, -41 बाय 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर होगा इसका ए आंसर होगा सही। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20। आई थिंक बाकी क्वेश्चन जो है 21 तुम कर सकते हो, 22 भी हो जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, 22 भी थोड़ा सा अलग लग रहा है लेकिन बहुत इजी है, तुम ट्राई करना। फिर भी ना हो तो मैं कर दूंगा ये। 23 देखो, इफ़ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज फॉर द वेव फंक्शन साई एक्स देन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर, हाँ ये 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट। 22 21 और 22 तुम खुद ट्राई करना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इजी है। ठीक है, ईमानदारी से करना है इसको। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है हमारे पास। इफ़ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर वेव फंक्शन साई, साई के लिए हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू गिवन है। ठीक है, मोमेंटम की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें गिवन है, मोमेंटम की जो एवरेज वैल्यू हमें गिवन है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो है, इसको P से लिखा है इन्होंने। ठीक है, ये P हमें गिवन है फॉर वेव फंक्शन साई एक्स, देन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर द वेव फंक्शन e टू द पावर आयोटा के एक्स अपॉन एच क्रॉस साई एक्स। तो हमें मोमेंट इस वेव फंक्शन के लिए ये अलग सा वेव फंक्शन कुछ गिवन है, e टू द पावर आयोटा के एक्स बाय एच कट साई एक्स। इस वेव फंक्शन के लिए हमें मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, अब ये जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है, साई साई ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है हमारे पास। तो ये जो वेव फंक्शन है ये भी नॉर्मलाइज्ड होगा हमारे पास, साई स्टार साई करेंगे क्योंकि इसमें जो आयोटा वाली टर्म आ रही है वो तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये वेव फंक्शन भी हमारा नॉर्मलाइज्ड होगा। तो हमें इस पर मोमेंटम ऑपरेट करवाना है, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है इस वेव फंक्शन के लिए। तो पहले हम मोमेंटम को ऑपरेट करवाएंगे साई पे, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स ई टू द पावर आयोटा के एक्स बाई एच कट इंटू साई एक्स, इस पर ऑपरेट करवाएंगे। तो ये आएगा माइनस आयोटा एच कट, पहले फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में फर्स्ट का, और ये आ जाएगा आयोटा के बाई एच कट, और सेम टर्म आ जाएगी ई टू द पावर आयोटा के एक्स बाई एच कट, साई एक्स एज इट इज़ पड़ा रहेगा, प्लस सेकेंड टर्म में ई टू द पावर आयोटा के एक्स बाई एच कट कॉमन बाहर आ जाएगा, और डी साई एक्स बाई डी एक्स कर देंगे हम। ठीक है, अब देखो इसमें आयोटा माइनस आयोटा एच कट को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आयोटा एच कट आयोटा के अपॉन एच कट ई टू द पावर आयोटा के एक्स बाई एच कट साई प्लस ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस आयोटा एच कट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, डी साई बाय डी एक्स। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास -1 माइनस माइनस प्लस, तो के ई टू पावर आयोटा के एक्स बाय एच कट साई प्लस माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। ठीक है, ये टर्म मल्टीप्लाई में है, माइनस आयोटा एच कट को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया साई। ठीक है, ओके। अब हम इसका ब्रा वेक्टर लेंगे इसी के साथ, ठीक है, सेम स्टेट के साथ। तो ब्रा वेक्टर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ब्रा वेक्टर क्या है हमारे पास ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स इंटू साई स्टार, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म के साथ। ठीक है, ये हमारा ब्रा वेक्टर है, इसको इस टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे साई के साथ प्लस ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस, इसको मोमेंट
क्वांटम ऑपरेटर लिख देंगे पी कैप साई। अब इसका साई के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास के, ये वाली टर्म आ जाएगी के आ जाएगी हमारे पास, ये हमारी 1 हो जाएगी, साई स्टार साई लिख देंगे इसको, साई स्टार साई लिख दिया इसको, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको डायरेक्ट, प्लस ई टू द पावर आयोटा के एक्स, और ये आ जाएगा साई पी कैप साई, ये लिख दिया हमने इसको, ठीक है। और ये ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगी टर्म यहाँ पे भी आ जाएगा के प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी नए वेव फंक्शन के लिए, के प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। तो ऑप्शन होगा यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नए वेव फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 इसमें सॉल्व किया ही हुआ है तुम्हारे, ठीक है, असाइनमेंट में सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत इजी है, हो जाएगा आराम से ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखो यहाँ पे ई टू द जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें जो -1 है इसको लिखा है ई टू द पावर आयोटा पाई, इसको -1 यहाँ पे पुट किया, बाकी सेम है। क्वेश्चन नंबर 25 भी डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन है, हमें पोटेंशियल गिवन है क्वेश्चन नंबर 25 में। देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड इनसाइड ए 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल, हमें ये इस टाइप का पोटेंशियल गिवन है, इस टाइप का हमें पोटेंशियल गिवन है Vx तो हमें बताना है वन ऑफ द पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साई एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। साई एक्स स्क्वायर बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को जो साई एक्स स्क्वायर है बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का स्क्वायर है, सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, और पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पे पोटेंशियल, उतना इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो उतनी वहाँ पे उस स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी हमारे पास, ठीक है, और इस रीजन में थोड़ी कम होगी, और जहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ठीक है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी वो लगभग 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल स्टेबल नहीं रहेगा, वो या तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा या यहाँ एग्जिस्ट करेगा। जो नेगेटिव पोटेंशियल है हमारा, ठीक है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल है, वहाँ एग्जिस्ट करेगा, इस पॉइंट पे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये अनस्टेबल पॉइंट होगा सबसे ज़्यादा, यहाँ वेव फंक्शन लगभग 0 होगा हमारा, ठीक है, और बाकी जहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम है 2 पॉइंट पे, वहाँ पे वेव फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। डायरेक्ट देख सकते हो अट्रैक्टिव पोटेंशियल के लिए, अट्रैक्टिव पोटेंशियल के लिए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास ए। तो ये असाइनमेंट तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, जो असाइनमेंट नंबर 3 है तुम्हारा पोस्टुलेट ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। इसमें ये असाइनमेंट मैं तुम्हें PDF फॉर्म में भेज दूंगा, और ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये भी PDF फॉर्म में मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, यही सेम PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से तुम सॉल्यूशन भी देख सकते हो इसके, ठीक है।